हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान अर्थात पूर्ण एसएसटी का अवलोकन करने वाले हैं। और ये समझ लीजिए कि आप लोग के लिए एक स्पेशल टेस्ट की व्यवस्था आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि इसमें एकदम फीलिंग आने वाला है जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होते हैं उसके जैसा। अर्थात सारे क्वेश्चनों को एकदम क्रम बाय क्रम सजाया गया है ताकि आप अपने अनुसार अपनी जांच कर सकें कि आपको इस बार जो पेपर होने वाला है इसमें कितने अंक आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि सामाजिक विज्ञान में इस बार कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का है। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो जर्मनी के एकीकरण के बारे में आपको पता होगा। इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका है प्यारे बच्चों, ये बिस्मार्क की है। मतलब मेरे पहले क्वेश्चन का आगाज हो चुका है और पहले क्वेश्चन के आगाज में जो मेरा आंसर सही है वो कौन सा सही है? बिस्मार्क। आपको यह भी पता होगा गैरीबाल्डी, काबूर और मेजनी ये इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिए थे, जबकि जर्मनी के एकीकरण में प्यारे बच्चों बिस्मार्क का योगदान था। आज थोड़ा प्रश्नों को तेज करेंगे, चूंकि कम विश्लेषण करेंगे ताकि जल्दी जल्दी आप अपनी जांच कर सकें और अपने अनुसार अपना खुद मूल्यांकन करें आपका कितना नंबर आज के इस सेट में आता है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह का नीति अवलंबन करने वाला भी वही नेता था जिसका नाम क्या था? तो वो था बिस्मार्क। चलिए, दूसरे का भी सही हो गया प्यारे बच्चों, बिस्मार्क। वार एंड पीस किसने लिखी? वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो वार एंड पीस के लेखक माने जाते हैं कौन? टॉलेस्टॉय है। ऑप्शन ए इस बार करेक्ट होगा। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? रूस जो है प्यारे बच्चों, इसमें दासत्व समाप्त कब किया गया? तो दासत्व समाप्त किया गया प्यारे बच्चों 1861 ईस्वी में। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पांचवा देखेंगे, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? अर्थात सोवियत संघ जो है ये दो खंडों में बट गया था, तो ये कब बटा है प्यारे बच्चों? आपको इसमें ये बताना है। तो इस पांचवें का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1991 ईस्वी में। अर्थात सोवियत संघ जो है वो 1991 ईस्वी में प्यारे बच्चों दो भागों में बट चुका था। आइए देखते हैं आज का छठा प्रश्न। प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इनका अभ्यास आपको एक बार जरूर करना ही करना चाहिए। कार्ल मार्क्स का जन्म प्यारे बच्चों कहां है? जर्मनी में। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, और वो प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हम इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कह देते हैं कि हिंद चीन में जो भी बसने वाले फ्रांसीसी थे वे प्यारे बच्चों ये कोलोन के नाम से जानते थे। किस नाम से जाने जाते थे? कोलोन नाम से जाने जाते थे। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आठवां देखेंगे, हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन में जो अंतिम युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति के समय में अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति ना तो वाशिंगटन थे, जॉर्ज बुश थे, रूजवेल्ट थे, बल्कि कौन थे प्यारे बच्चों? निक्सन थे। उस समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे निक्सन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नवा प्रश्न देखेंगे। नवा प्रश्न है कि होची मिन्ह का सरकार थी। होची मिन्ह जो थी वो किसकी सरकार थी? आपको यह बताना है। और ये सरकार किस क्षेत्र में थी? क्या वो दक्षिणी वियतनाम में थी, उत्तरी वियतनाम में थी, पूर्वी में थी, या फिर पश्चिमी वियतनाम में थी? तो अगर आंसर जानेंगे इसका, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दक्षिणी वियतनाम। होची मिन्ह जो थे प्यारे बच्चों ये दक्षिणी वियतनाम के शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10वां प्रश्न, इतिहास का सेशन चल रहा है, इसके बाद आपके सामने भूगोल का, इसके बाद राजनीतिक विज्ञान का, सारे सेट बाय सेट आज हम आपके पास क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे और अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि सभी लोग जल्दी जल्दी लाभ उठा सके। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो नाइटहुड की उपाधि कौन त्यागा था? तो प्यारे बच्चों, त्याग किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इसी नाइटहुड की उपाधि को प्यारे बच्चों सर के उपाधि के भी नाम जाने जाते हैं। और एक बात और याद रखना है, महात्मा गांधी जो थे वो कैसरे-ए-हिंद एक उपाधि होती थी अंग्रेजों का, ये उपाधि त्यागे थे महात्मा गांधी। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसको तो हम लोग कई बार याद कर चुके हैं। सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए 12 को और देखते हैं, 12 में क्या है जवाब? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, 1929 में पारित हुआ है और ये लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 13 बताइए, 13 का जवाब क्या होना चाहिए? इंडियन स्टेट यूटी कमीशन का अन्य क्या नाम है? इंडियन स्टेट यूनिट कमीशन जो था ये, इसका और क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों, ये आया है हमारे देश में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। लागू कब हुआ था? 1927 ईस्वी को। और उस कमीशन का नाम था, याद रखेंगे, साइमन कमीशन। उस कमीशन का क्या नाम है प्यारे बच्चों? साइमन कमीशन, जिसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो सर जॉन साइमन हुआ करते थे। नेक्स्ट 14 देख लेंगे। 14 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अध्यक्ष, बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन सी संस्था प्यारे बच्चों? तो आपको बताना है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके प्रथम अध्यक्ष, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे प्यारे बच्चों वो थे लाला लाजपत राय। क्या जवाब होगा? लाला लाजपत राय। अर्थात इसका बी, सी में भी है, बी लिखा हुआ है, सी वाले के ऑप्शन के साथ ये सही होगा। 15 देखेंगे प्यारे बच्चों, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित इंजन, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी आने की संभावनाएं हैं। तो आप बताइए कि वाष्प चालित जो इंजन है इसका आविष्कार कौन किया है? बताइए एक बार, बता तो रहे हैं आप लोग। चलिए, इसके जवाब करता कौन है? जॉर्ज स्टीफेसन। सी ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा स्टील जो कंपनी है इसकी स्थापना प्यारे बच्चों याद रखेंगे 1907 ईस्वी में। और इसी समय कांग्रेस जो था इसमें विभाजन हुआ था, अर्थात कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो अलग अलग संस्थाओं में बांट दिए गए थे, या कह सकते बट गया था। 17 देखेंगे, तख्त श्री हरमंद जी का साहिब कहां स्थित है? तख्त श्री हरमंद जी साहिब कहां स्थित है? तो प्यारे बच्चों ये पटना में स्थित है। कहां स्थित है? पटना में। वैसे का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 18 हमारे सासाराम से क्वेश्चन है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो सासाराम के जितने भी हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो सबको पता है कि सासाराम में जो है प्यारे बच्चों ये शेरशाह सूरी का मकबरा है। किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा। दो तरीके के मकबरे हैं, पानी रोजा कहलाता है और एक सूखा रोजा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों कि नई आर्थिक नीति, जिसे नेप के नाम से भी लागू किया गया है, ये कब लागू किया गया है? तो ये नई आर्थिक नीति हमारे देश में भी एक नई एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है। ये 1920 में लागू हुआ है। नई एजुकेशन अर्थात नई शिक्षा नीति बोला जाता है उसको। ये प्यारे बच्चों 1920 में लागू हुआ है, लेकिन याद रखेंगे ये जो नई आर्थिक नीति है ये 1921 में, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, ये 2020 में लागू हुआ है, 2020 में। और ये जो आपके सामने था नई आर्थिक नीति नेप, ये लागू हुआ था लेनिन के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में। और लेनिन फाइनली 1924 ईस्वी में बेचारा क्या करता है कि मर जाता है और उसकी सारी क्रियाकलाप पर पानी फिर जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है आपके सामने 20 नंबर। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? कौन से अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनको द्वारा ये
लागू किया गया था न्यू डील? अब्राहम लिंकन के द्वारा, वुडरो विल्स के द्वारा, जॉन एफ केनेडी द्वारा या एफ डी रूजवेल्ट के द्वारा? सही जवाब होगा प्यारे बच्चों एफ डी रूजवेल्ट। ऑप्शन डी जो होगा इसका एकदम सही जवाब होगा। आज एकदम फायर क्वेश्चन करने वाले हैं, काफी तेज बढ़ेंगे आज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज आपको बताने वाले हैं इस सेशन में। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? इंग्लैंड में जो मुद्रण कला हुआ है ये इस शुरुआत वहां कौन किया था? हैमिल्टन किया था, कैक्सटन किया था, एडिसन किया था या स्मिथ किया था? प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैक्सटन। ए नीचे लिख दिया गया है लेकिन आप देख लेंगे इस आंसर को। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ, गुटेनबर्ग का जन्म किससे हुआ है आपको यह बताना है? अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से या फिर इंग्लैंड से? अगर आपको पता चल पा रहा है तो बता सकते हैं कि गुटेनबर्ग का जन्म जो है प्यारे बच्चों ये कब हुआ है। ठीक है, तो गुटेनबर्ग का जन्म माना जाता है जर्मनी से हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 23 देख लेंगे, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय कौन है? पेट्रोल अनवीकरणीय है, कोयला अनवीकरणीय है, लौह अयस्क ये भी अनवीकरणीय है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जल। जल जो है वो नवीकरणीय है। 24 देखते हैं, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? नगण्य का मतलब एकदम नहीं होता है, बहुत कम होता है, और वहां पर उपज जो होती है वो काफी कमजोर होती है। तो ये कहां होता है प्यारे बच्चों? पर्वतीय मृदा पे, अर्थात पहाड़ों पर जो मिट्टियां हैं उसकी उर्वरा शक्ति जो होती है कम होती है, इसलिए उसमें हम ह्यूमस की मात्रा कम कहते हैं। नेक्स्ट, ये भूगोल के सेशन के सवाल चलने लगे। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? बताइए, भारत में जो प्रथम जल नीति अपनाया गया है ये कब अपनाया गया है प्यारे बच्चों? आपको यह बताना है। यह अपनाया गया है सितंबर 1987 ईस्वी में। भारत में जो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई है कब अपनाया गया है? सितंबर 1987 ईस्वी में। 26 देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश, मतलब सबसे ज्यादा जो जंगल है, वन है, ये किस प्रदेश में है आपको यह बताना है, मतलब किस राज्य में, किस देश में है? तो ये प्यारे बच्चों है रूस में। कौन सा सही होगा? रूस में। चार ऑप्शन जो दिख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा जो सटीक आंसर होगा वो होगा हमारा रूस। नेक्स्ट 27 देखेंगे, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ये तो आपको बताना चाहिए। दूधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे बच्चों ये कहां पर है, ये आपको ये बताना है। ठीक है, ये कहां है? उत्तर प्रदेश में, अर्थात यूपी में। दूधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां है? यूपी में, अर्थात उत्तर प्रदेश। 28 देखेंगे, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक जिसमें कार्बन के अंश मौजूद नहीं होते हैं वही कहलाता है प्यारे बच्चों अकार्बनिक खनिज। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अभ्रक, ये तीन हमारे पास कार्बनिक है। कौन नहीं है? तो अभ्रक इसमें जो है वो कार्बनिक नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, और इसीलिए हम बोलेंगे अभ्रक जो है अकार्बनिक पदार्थ है। ऐसे भी आप जानते होंगे कि जिसको जलाने पर जल जाता है वो कार्बनिक होगा, नहीं जलेगा अकार्बनिक होगा। आप अभ्रक को दिन भर जलाते रहिएगा, नहीं जलेगा। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? बताइए, पाइराइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है प्यारे बच्चों? तो ये एक प्रकार का धात्विक खनिज है, क्योंकि पाइराइट जो होता है इससे धातु प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर, 30 में आपको बताना है कि कौन कोयला घटिया किस्म का है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको जानकारी होगा। 4 प्रकार के कोयला होता है, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। तो सबसे खराब जो कोयला है प्यारे बच्चों ये हमारा कौन सा है? तो ये है पीट। और सबसे अच्छा कोयला अगर कोई पूछे तो आपको बता देना था एंथ्रासाइट। ऐसे सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, 31 प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दिग्बोई, बगला, मुंबई हाई या फिर खंबात? प्रश्न का सही जवाब होगा मुंबई हाई। भारत में सबसे जो खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला जो हमारे देश का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? मुंबई हाई। मुंबई हाई बहुत तेल का उत्पादन करता है, कह लें तो देश में सबसे ज्यादा।
32 देखेंगे, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होगा? तो जहां पर हवाएं ज्यादा होंगी, मैदानी क्षेत्र होगा, और ऐसा क्षेत्र कहां होगा? तो राजस्थान में होगा। कहां होगा प्यारे बच्चों? राजस्थान में। सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 33 में, इनमें कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल कौन नहीं है? चाय, रबर, गन्ना, इनमें से सभी। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे लिए रोपण फसल नहीं है, तो चाय जो है रोपण फसल नहीं होता है। चाय की बागानी की जाती है। चाय जो होता है ये रोपण फसल नहीं होता, बल्कि इसकी बागानी की जाती है, इसका पौधा लगा दिया जाता है। इसको रोपा नहीं जाता है, लगा दिया जाता है एक बार। ए ऑप्शन इसका सही होगा। 34, भारत में चाय की कृषि कहां शुरू हुई थी? बताइए। अब ये तो अच्छा क्वेश्चन है। भारत में चाय की कृषि कहां शुरू हुई थी? भारत में बताना है। तो भारत में अगर पूछा जाए तो असम में हुआ था। भारत में कहां हुआ प्यारे बच्चों? असम में। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 35 देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है प्यारे बच्चों ये पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। आज काफी तेज कर रहे हैं क्वेश्चनों को। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे वीडियो से या फिर नेक्स्ट वीडियो से उस बात का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आज प्रश्नों को एकदम फायर की तरह दम तेज करने वाले हैं, क्योंकि स्लो आज चलेंगे ही नहीं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें एक मिनट क्या हुआ भाई? चलिए, कौन नंबर था? 36। हाँ, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं है। चलिए, सुधर गया है। अब देखिए, इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये भी हम कहेंगे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एकदम आसान है। कार्बन आइसोसोनाइट, हाँ यही है, मेथिल आइसोसोनाइट, सॉरी कार्बन बोला गया। मेथिल आइसोसोनाइट जो है ये जो हमारे पास है, यही भोपाल में रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग कहा जाता है कि सैकड़ों लोग जो है प्यारे बच्चों ये उस समय मारे गए थे। ये बात 1934 ईस्वी की है। 37, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवन रेखा रेल ये सबसे पहले कब चलाया गया है? तो ये प्यारे बच्चों चलाया गया है 1991 ईस्वी में। कब चलाया गया है? 1991 ईस्वी में। 37 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की ओर आते हैं। 38, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब हुआ है आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जो रेडियो लगभग आज धीरे धीरे खत्म हो चुका है घरों से, सबसे पहले कब आया था ये बताना है इस बार। तो प्यारे बच्चों ये सबसे पहले 1923 में आया है। कब आया है? 1923 में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 39 देखेंगे, भारतीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत के अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग का गठन कब किया गया था आपको ये बताना है। तो प्यारे बच्चों ये गठन किया गया है 1986 ईस्वी में। कब गठन किया गया है? 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है कि कांवर झील कहां है? अब ये तो आसान क्वेश्चन है और हमें लग रहा है कि इसका जवाब तो आपको एकदम आपको देना ही चाहिए। कांवर झील कहां है? बिहार में है, लेकिन बिहार के किस जिले में बताना है आपको। जिला बताइए। हाँ, जिला का नाम बताइए। जिला कौन सा प्यारे बच्चों? बेगूसराय। कांवर झील कहां है? तो बेगूसराय में, मतलब बिहार के बेगूसराय में। नेक्स्ट 41 तक प्रयास आएंगे। 41 को देखेंगे, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार में सबसे पहला जो नदी घाटी परियोजना है वो कौन सा है प्यारे बच्चों? तो वो है सोन नदी घाटी परियोजना। अर्थात हमारे जो क्षेत्र के बगल में एक सोन नदी बहती है, जो पटना में जाके गंगा के साथ मिल जाती है, उस नदी पर जो परियोजना बनी है वो हमारे बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 42,
लीची के उत्पाद के लिए बिहार का कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? तो बिहार में लीची सबसे ज्यादा कहां होता है? एक जगह होता है मुजफ्फरपुर में और एक होता है वैशाली में। कहां होता है प्यारे बच्चों? एक होता है मुजफ्फरपुर में और एक होता है वैशाली में। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 देखते हैं, उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक कारखाना कहां है? ये तो हमको लगता है सभी को पता होगा। उर्वरक का कारखाना बताओ बताओ बच्चा लोग। सब लोग साइलेंट हो गया, काय हो? मजा नहीं आ रहा है? तेज चले तो कोई दिक्कत है? अरे अब क्या, अब जो होगा देखा जाएगा। इस जुनून के साथ दम फायर बन के आगे बढ़ चलना है। कहां हुआ है? बरौनी में। कहां हुआ प्यारे बच्चों? बरौनी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 44 देखिए, समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो मानचित्र में, अर्थात जो मैप होता है, उस मैप में समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने के लिए किया जाता है? उसका नाम है समोच्च रेखाएं। क्या नाम है प्यारे बच्चों? समोच्च रेखाएं। 45, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी क्यों सही है? जैसे अभी बीजेपी अगर मान लीजिए कि पूरे देश में सरकार बनाई है तो एनडीए के साथ, मतलब एनडीए पूरे इस ग्रुप का नाम है, अकेले नहीं बनाई है। कि सत्ता जो साझेदारी है ये क्यों जरूरी है? ये विविधता को बढ़ावा देती है? नहीं। देश की एकता को कमजोर करती है? ये भी नहीं। कमजोर काहे के लिए करेगा भाई एकता को तो बढ़ाएगा। फैसला लेने में देर करवाती है? ये भी नहीं। फैसला तो मिलजुल के सब ले ही लेते हैं। सही कौन हो गया? विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है, मतलब अलग अलग लोगों के बीच जो मेल जोल है उसको बढ़ा देती है और जो लड़ने की, टकराव होने की क्रिया है उसको कम कर देती है। डी ऑप्शन सही होगा। 46, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो कौन मानेगा? सांप्रदायिक जो समाज को मिला के चलता है वो सांप्रदायिक जो होगा धर्म को समुदाय मानेगा, धर्म को ही अपना सब चीज मानेगा। 47, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। लोकतंत्र जो है प्यारे बच्चों, इसमें रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग? नहीं। महात्मा गांधी? ये तो एकदम नहीं। ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉर्ज कॉलिंस? ए भाई ये भी नहीं होगा। कौन होगा? जेड गुडी। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 48 नंबर। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान में ऐसे कई सारे संशोधन हुए हैं, उसमें से 74वां संशोधन आपसे पूछा गया है कौन सा संशोधन है जो संबंधित है। ये प्यारे बच्चों कौन सा संबंधित है? नगरीय शासन व्यवस्था से। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब नगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, वो 74वां संविधान संशोधन को डिनोट करता है, व्यक्त करता है। 49, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नगर निगम, हमारे क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जो नगर निगम हैं, आपको बताना है कि एक नगर निगम में कम से कम कितने वार्ड को शामिल किया जाएगा। जैसे वार्ड को शामिल किया जाता पंचायत के भाग, पंचायत से बनते हैं क्या? नगर निगम। इसमें कम से कम 75 वार्ड शामिल होने चाहिए। 75 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 75 से कम है तो उसे नगर निगम जो होगा प्यारे बच्चों नहीं बनाया जाएगा। यही सरकार का नियम है। 50, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघीय प्रणाली की विशेषता, तो संघीय प्रणाली की विशेषता कौन सा नहीं होगा? तो नहीं कौन होगा? लिखित संविधान? एकदम नहीं। सर्वोच्च न्यायपालिका? नहीं होगा। एकहरी शासन व्यवस्था? हाँ, एकहरी शासन व्यवस्था जो है वो संघीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये राज्य सरकार की प्रणाली का हिस्सा है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 50 का आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिए और अपने व्हाट्सएप का स्टेटस एक बार जरूर लगा दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो का जो लिंक होगा प्यारे बच्चों, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा देंगे आज के दिन, ठीक है। सरस्वती जी आप पर जरूर
मेहरबान हो जाएंगे और माता रानी आपको एकदम सफल करे। इस याचना के साथ एक बार स्टेटस आज जरूर लगा देंगे। 51 नंबर, भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है प्यारे बच्चों जहां पर पंचायती राज की शुरुआत हुई है? तो ये राज्य कौन सा था? सबसे पहले था राजस्थान। मतलब ये पहले पूछा गया है कि किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई सबसे पहले। ऐसे पंचायती राज तो हमारे बिहार में भी लागू हुआ है, लेकिन सबसे पहले प्यारे बच्चों राजस्थान में शुरू हुआ था। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ है? बताइए। ये तो क्वेश्चन आसान है, हम जानते हैं इसका जवाब देंगे। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ये आंध्र प्रदेश से, मतलब है आंध्रा वाला जो था अंधा था, सब ताड़ी पर विरोध कर रहा था लोग, ऐसे कह सकते हैं। ताड़ी पर कौन विरोध करता है सोचिए, अंधे में सब ना, आंध्र प्रदेश। पंचायत के चुनाव कौन कराता है बताइए? पंचायत जो चुनाव है वो कौन करवाता है? केंद्र सरकार करवाती है, जिला परिषद करवाता है, राज्य सरकार करता है या राज्य चुनाव आयोग? तो कोई भी चुनाव करवाने का अधिकार केवल और केवल चुनाव आयोग के पास है। तो सही जवाब होगा राज्य चुनाव आयोग। 54 प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल बताइए कौन सा है? मतलब राष्ट्रीय नहीं बताना है, राष्ट्रीय पूरे देश स्तर पर काम करता है, और क्षेत्रीय जिसका प्रभाव 1 से 2 स्टेट में बहुत ज्यादा हो, तो 1 से 2 स्टेट में उसका प्रभाव होता है, उसको हम क्षेत्रीय कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कहा जा रहा है तो राष्ट्रीय दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो कांग्रेस की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड। अब ये बताइए दो क्वेश्चन का हम या तो इसका बी होगा या तो डी होगा, बताइए क्या होगा आंसर? या तो बी या तो डी। सही कौन होगा? डी, जनता दल यूनाइटेड। ये क्षेत्रीय पार्टी है, जबकि ये जो तीनों है पार्टी ए बी और सी, ये सब के सब राष्ट्रीय पार्टी है प्यारे बच्चों, राष्ट्र पर चलता है, मतलब पूरे देश में ये अपना योगदान देता है, पूरे देश में इसकी वैल्यूएशन है। 55, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? हाँ ये बताइए। पाकिस्तान, रूस, भारत, चीन। पाकिस्तान, रूस, भारत, चीन। कौन सा ऐसा देश है जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारे भाग का? और वो कहीं कहीं नहीं जाना है, अपने ही भारत में। हमारा जो भारत है ये विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसको याद रखेंगे, गर्व की बात करनी है। और सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो इसी भारत अर्थात हमारे भारत में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर, इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है, आपको यह बताना है 56 में। तो 56 का जो मेरा राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। बहुसंख्यक का शासन ये तो है ही, उत्तरदायी शासन व्यवस्था ये भी है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ये भी है। कौन नहीं है? कानून के समक्ष समानता। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 57 देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? भारत जो है एक लोकतांत्रिक राज्य है, ये किसमें घोषणा किया गया है? 57 का जवाब दीजिए। तो 57 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रस्तावना में। कहां बताया गया है? प्रस्तावना में। चलिए 58 बताइए, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद? अरे भाई सब चीज है, यहां सबे चीजें हावी रहता है हमारे भारत में। अर्थात जातिवाद है, ये है, वो कहेगा हमार जाति, वो कहेगा हमार जाति, हम हई जाति के, हौ फलाना जाति के बा, हमार जाति वाला के वोट दे। आतंकवाद से तो भैया परेशान है, पाकिस्तानिया यही चलते जिंदा है सब। अब परिवारवाद तो कूट कूट के भरल है सब नेतवन में। चलो, तो प्रश्न का सही जवाब होगा इनमें से सभी, डी। 59, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? बताइए, लोकतांत्रिक सुधार मतलब लोकतंत्र में सुधार होना चाहिए, यह किसका सूचक है? अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए?
निम्नलिखित में कौन कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो अशिक्षा। भाई शिक्षा होना जरूरी है, अशिक्षा काहे कहती है? सामाजिक असमानता, समाज में सबका समान गुण होने चाहिए, समान प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यह भी नहीं होगा। सही कौन होगा? पंचायती राज। पंचायती राज जो है, पंचायती राज व्यवस्था जो कानून पारित करके हमारे देश में पूरे अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्यों में लागू किया गया है प्यारे बच्चों, यह बहुत बड़ा कदम है लोकतंत्र के सुधार के लिए। क्योंकि पंचायत स्तर पर मुखिया, वार्ड ये सब हो जा रहे हैं, तो देखरेख में सुधार हो रही है। अगला प्रश्न है 60वां नंबर, योजना आयोग का गठन कब हुआ? आपको ये बताना है और एक कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में इसलिए हम आपको बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन बताता है, ये हमको देखना है। वीडियो के अंत में आप लोग जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। हमें यह पता करना है कि हमारे क्लास में जुड़े कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं या फिर बीच में ही वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के आज इस सेशन में इस पूरे क्वेश्चन का एक स्पेशल सीरीज हम आपके सामने लाने का प्रयास किए थे। ऐसे एग्जाम में केवल 40 ही प्रश्न बनाने होते हैं, आज तो हम 60 बता दिए। कल शाम को 7 बजे एक और नए चैप्टर के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ अपने इस क्रैश कोर्स में आगे बढ़ेंगे। मेरे चैनल पर नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।